हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर मीन्स भारतीय कृषि। यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या हिस्ट्री रही है, यानी कि जो भारतीय कृषि है उसका क्या इतिहास रहा है प्राचीन काल में, किस प्रकार से इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, किस प्रकार से लोग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। ठीक है, वो सब हम इन हिस्ट्री में देखने वाले हैं। और किस प्रकार से जो कृषि है उसमें विकास हुआ है और एग्रीकल्चर की कितनी ब्रांचेज हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में देखेंगे, यानी कि जो एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और स्कोप देखेंगे, यानी किस किस क्षेत्र में हम अपनी जो एग्रीकल्चर है वो फैली हुई है। ठीक है, यानी कि जो कृषि है वो किस किस क्षेत्र में फैली हुई है। और जो कृषि है या जो एग्रीकल्चर है इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ब्रांचेस देखेंगे और स्कोप देखेंगे। तो इन चारों टॉपिक को हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन चारों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है क्लास 11th की एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं अब। तो आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप क्लास 10th साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट और क्लास 11th की जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसके जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टारलाइट एजुकेशन। और क्लास 10th की जो साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके नोट्स भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट 70% ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। यानी कि हमारे कंट्रीज की, यानी कि हमारा जो देश है उसकी 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो हमारी कंट्री है यानी कि जो हमारा भारत है, यहाँ की जो 70% आबादी है या पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है और एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन पर निर्भर है। कितनी? 70% पॉपुलेशन। यदि एग्ज़ाम में पूछ ले कि हमारे भारत की या हमारे कंट्री की कितने परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पर निर्भर है या उन पर डिपेंड है, तो वो है 70%। आगे बात समझ में? तो किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ का मतलब कृषि उद्योग। आगे बात समझ में? तो ये इन पर 70% पॉपुलेशन डिपेंड है या निर्भर है। तो आप जानते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कौन से सेक्टर में आती है। हमारे जनरली 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो 3 सेक्टर है, इसमें से एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज आती है और टर्सरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले कौन कौन हो गए? बैंक। ठीक है, बैंक हो गए, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले आते हैं जैसे कि प्लम्बर हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो इंडस्ट्रीज आती है। और प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं अपने एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारी 70% पॉपुलेशन किस पर, कौन से 70% पॉपुलेशन जो है वो कौन से सेक्टर पर निर्भर करती है? ठीक है, वो करती है प्राइमरी सेक्टर पर। यानी कि 70% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होती है। बाकी की जो 30% पॉपुलेशन है वो इनमें जो है वो पार्टिसिपेट करती है या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन, it is clear from studying the ancient text of India that agriculture hold is special place in India since ancient time। यानी कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है हमारे भारत के, यानी कि एंशियंट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है
यानी कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उनको पढ़ने से, उनकी स्टडी करने से हमें यह पता चलता है, यह क्लियर होता है, यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में भी, ठीक है, एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में भी हमारी जो कृषि थी वो भारत में अपना एक स्पेशल स्थान रखती थी, ठीक है, यानी कि रखती थी और रखती है। पहले भी एंशिएंट टाइम में भी जो हमारी कृषि है वो एक स्पेशल स्थान रखती थी भारत में, और अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो एक स्पेशल स्थान रखती है भारत में। हाँ, बट धीरे धीरे ये जो है वो कम होता जा रहा है, पर अभी भी जो एक स्पेशल स्थान रखती है हमारे भारत में कृषि, ठीक है, यानी कि ये स्पेशल स्थान किस प्रकार से रखती है भारत में, पहले भी रखती थी और अभी भी रखती है, तो वो इस कारण से क्योंकि ज़्यादातर जो है वो कृषि ही होती है, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ठीक है, एग्रीकल्चर से ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, यानी कि लोग जो हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो कृषि है वो भारत में प्राचीन काल से ही एक अपना स्पेशल स्थान रखती है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है कि जो कृषि थी वो भारत में पहले भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती थी? तो ये हमें पता चलता है जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने से हमें स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही कृषि जो है वो भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट of Food Agricultural Organization K.L. Mishra told that India is the first country in the world to take two crops simultaneously since ancient time। यानी कि जो एक के.एल. मिश्रा हैं जो कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है के.एल. मिश्रा। तो ये के.एल. मिश्रा कहते हैं कि एक जो इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है या एक ऐसी पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में से जो कि एक साल में 2 क्रॉप लेती है, ठीक है, प्राचीन समय से ही। वापस बताता हूँ, यानी कि के.एल. मिश्रा कहते हैं कि भारत एक ऐसी पहली कंट्री है, एक ऐसा पहला देश है जो कि प्राचीन काल से ही या प्राचीन समय से ही एक साथ 2 क्रॉप लेता आ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक साल में हमारे भारत में 2 क्रॉप जो है वो ली जाती है। कौन कौन सी? तो रबी और खरीफ, ठीक है। तो भारत जो है वो रबी और खरीफ क्रॉप जो है वो कब से लेता आ रहा है? तो प्राचीन समय से लेता आ रहा है। तो प्राचीन समय से ही 2 क्रॉप को लेने वाला ये हमारा भारत पहला देश है, ठीक है। बाकी अभी भी दूसरे देश ले रहे हैं 2 क्रॉप, पर यदि हम प्राचीन समय से बात करें तो प्राचीन समय से 2 क्रॉप लेने वाला ये पहला देश है भारत। ये कौन कहते हैं? अपने के.एल. मिश्रा, जो कि एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के.एल. मिश्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट। तो यदि आपको एग्जाम में FAO की, ठीक है, FAO की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको लिखना है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे वो कौन थे? तो वो थे के.एल. मिश्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड बाय एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन यानी कि जो मानव है उनकी ज़्यादातर जो ज़रूरतें हैं वो किससे फुलफिल होती है या उनकी पूर्ति किससे होती है? तो वो होती है एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि से, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अनाज मिल रहा है वो हमें कृषि से मिल रहा है, जो हमें दालें मिल रही है वो कृषि से मिल रही है, जो हमें चावल मिल रहे हैं वो कृषि से मिल रहे हैं, ठीक है। जो भी हमें मिल रहा है, जो खाने की वस्तुएं हैं वो सब कृषि से ही मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ ह्यूमन नीड आर फुलफिल्ड बाय एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी नीड्स किस प्रकार की हो गई? नीड्स में इंक्लूड हो गया फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, हाउस हो गए, ठीक है। तो ये सारी जो नीड है वो एग्रीकल्चर से, या तो एग्रीकल्चर से जो है वो
फुलफिल होगी या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से फुलफिल होगी। यानी कि जो ऑल द नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लोथ, हाउस आर मेट बाय एग्रीकल्चर एंड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि जो फूड से रिलेटेड, क्लोथ से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड जितनी भी हमारी नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति किससे होती है? तो वो होती है एग्रीकल्चर से और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। ठीक है, यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? तो वो रॉ मटेरियल जो आता है वो कृषि से आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल कृषि से आता है, वो वाली इंडस्ट्री होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत, कनक, जौ, तिल, श्रीफल, हल्दी, चंदन, राई, मेथी, सूत इत्यादि का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ होते हैं, उन प्राचीन ग्रंथों में इन सभी का उल्लेख किया गया है। यानी कि इन प्राचीन ग्रंथों से हम यह पता लगा सकते हैं, इनसे हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में भी, यानी कि एंशियंट टाइम में भी लोग खेती करते थे। ठीक है, और ये सब बोते थे, चावल, गेहूँ, जौ, तिल, ये जितनी भी फसलें दी हुई है ये सब बोते थे। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। तो हम प्राचीन ग्रंथों से ये पता कर सकते हैं कि एंशियंट टाइम में, यानी कि प्राचीन समय में भी इनकी खेती होती थी और इन सभी को बोते थे लोग। ठीक है, क्यों? ये हमें कैसे पता चला है कि ये चावल, गेहूँ, जौ, तिल, श्रीफल, नारियल, हल्दी, चंदन, राई, मेथी, सूत ये सब होते हैं? तो ये हमें पता चलता है प्राचीन ग्रंथों से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें इन सभी का उल्लेख किया गया है। और एंशियंट टाइम में चावल को अक्षत कहा जाता था, गेहूँ को कनक कहा जाता था। ठीक है, और जो कपास होता था उसको सूत कहा जाता था, और नारियल को क्या कहा जाता था? तो नारियल को कहा जाता था श्रीफल। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश की लाइन रह गई है। ठीक है, आप समझ लेना। तो अब हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वास्तव में प्राचीन समय में एग्रीकल्चर होती थी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि हमें किससे पता चला है फाइनली कि पहले भी लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे और खेती होती थी प्राचीन समय में भी। तो ये हम किस से पता चला है? तो वो 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से? तो वो देखते हैं। फर्स्ट हो गया द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एसेट्रा हैव बीन शोन इन ऋग्वेद। यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है, आप जानते हो कि 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो हमारे वेद है उनमें इन सभी का इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो फॉरेस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में, इन सभी के बारे में जो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। उसमें जो है ऋग्वेद में इन सभी का उल्लेख किया गया है। किस किस का? इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में, फॉरेस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में, और जो एग्रीकल्चर है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इन सभी के बारे में जो है वो हमारे ऋग्वेद में जो है उसका उल्लेख किया गया है, इसको दर्शाया गया है, इन सभी के इम्पोर्टेंस को। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी खेती होती थी। ठीक है, सेकंड लाइन, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन द रिमेन्स ऑफ इंडिजीनियस प्लो, ग्रेन स्टोरेज, व्हील कार्ट हैव बीन फाउंड। यानी कि जो हमारी सभ्यताएं हैं, आप जानते हो, ठीक है, आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा इन सभी सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उनसे हमें देसी हल होते हैं वो मिले हैं, और जो अनाज के जो भंडार होते हैं वो मिले हैं। ठीक है, और व्हील कार्ट यानी कि जो पहिए वाली जो गाड़ियाँ होती है वो भी मिली है। किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से और हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो इनसे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जब खेती होती होगी तभी हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है, पहले अगर खेती नहीं हुई होती या किसी ने खेती नहीं की हुई होगी तो ये हमें देसी हल, अनाज के भंडार
और पहिए वाली गाड़ी क्यों मिली, ये इनके अवशेष क्यों मिले। ठीक है, तो पहले खेती होती थी तभी हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। तो इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि खेती होती थी। फर्स्ट हम ऋग्वेद से कर सकते हैं, सेकंड हम इन सिविलाइजेशन से कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स इज गिवन इन वारामीर वृहत संहिता। यानी कि हम तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है ऐसा जिससे कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में भी खेती होती थी, तो वो है वारामीर की वृहत संहिता। ठीक है, तो वारामीर की जो वृहत संहिता है उसमें जो है वो सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इरिगेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण। तो यानी कि जो कृषि के उपकरण हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो वारामीर हैं उनकी वृहत संहिता में। ठीक है, तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जो है वो खेती होती थी। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, वो कौन कौन से? फर्स्ट ऋग्वेद से पता चलता है, सेकंड सिविलाइजेशन से पता चलता है, और थर्ड जो वारामीर की जो वृहत संहिता है उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।